दोस्तों, इस वक्त मैं लिस्बन में अपने आर्जी रिहायशी होटल के कमरे में हूँ और यहाँ से मैं आपको लिए चलता हूँ बालकनी की तरफ, जहाँ से आपको लिस्बन का शहर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा होगा। ये बालकनी इस वक्त इस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे हो और यहाँ से नीचे गलियों का जो मंज़र है ये आप मुलाहिज़ा फरमाइए। है ना खूबसूरत लिस्बन की गलियाँ। अब इन गलियों में ये जो चौक आपको नज़र आ रहा है, इसके कोने पे आपको एक कैफ़े भी नज़र आ रहा होगा। अब इस कैफ़े की कहानी क्या है और इस चौक को लोग क्या कहते हैं, इसको जानने के लिए आप मेरे साथ रहिए। जी, तो ये है वो जगह जो मैंने बालकनी से आपको दिखाई थी। तो अब आप सामने जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये वो दरवाज़ा है जिस बिल्डिंग में मेरी रिहाइश है और ऊपर टॉप फ्लोर पे मेरा कमरा है। Hola, रज़ा वाल्दो खैरियत बा? ठीक ठाक बा? सेट बा बसा। ये है रज़ा, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के थ्री वैली से इनका ताल्लुक़ है और ये यहाँ मिले हैं। और जो जगह मैं आपको ऊपर बालकनी से दिखा रहा था वो है चिक एंड सिप। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। और ये है हमारे अदनान भाई जिनका ताल्लुक़ है कहाँ से? गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान से। गिलगित बल्तिस्तान में किस जगह से? हुंजा से। हुंजा से। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से इस चौक को हुंजा चौक कहा जाता है। अरे भाई इतना वो ना करे। हमारे पाकिस्तान से ख़ासकर और गिलगित बल्तिस्तान से जितने भी लोग आते हैं, पुर्तगाल का विज़िट करते हैं, तो कहते हैं कि चिक एंड सिप में आए बगैर और अदनान भाई के गेस्ट हाउस को टच किए बगैर पुर्तगाल का जो विज़िट है वो कंप्लीट नहीं होता। तो अदनान भाई हमें बताएं ना, कब आए थे, कैसे शुरू किया ये स्टार्ट बहरहाल हम लोगों ने बहुत पहले से किया हुआ है। मेरे चाचू आए थे 2007-8 में यहाँ पे। ठीक। तो 2009 से हमारा ये बिज़नेस चल रहा है। हॉस्टल का बिज़नेस स्टार्ट किया था वो 2009 में स्टार्ट किया था मेरे चाचू ने। फिर ये जो अभी आप कॉफ़ी शॉप देख रहे हैं, रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ये एक बहुत छोटा सा पुराना सा वो ढाबा टाइप का हुआ करता था, लाइक पुराना पोर्चुगीज़ स्टाइल में। रेस्टोरेंट नहीं था ये, फुल फ्लेज अभी हम जो चला रहे इस तरह नहीं था। सही। तो 2018 में मैं आया यहाँ पे कराची से। तो फिर उस ज़माने में मेरे चाचू ने फैसला किया कि वो लंदन शिफ्ट होंगे। तो 2019 में बिज़नेस को मैंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया, तो चाचू फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद हमने इसको एक मॉडर्न रेस्टोरेंट में चेंज किया। यूरोपी तकाज़ों के हिसाब से बार एंड बिस्ट्रो टाइप का कॉफ़ी शॉप बना के इसको फिर रेस्टोरेंट कुकिंग के लिए भी अलाउ करा के हमने ये फिर ओपन किया। 2023 पूरा यहाँ पे चला हमारा कंस्ट्रक्शन। फिर 2024 के फेब में हमने स्टार्ट किया था इसको रन करना। उससे पहले भी एज ए कॉफ़ी शॉप चल रहे थे हम, छोटा सा, लेकिन इतनी स्पेस और इतना ये सब डेकोरेशन नहीं था। तो ये अभी मॉडर्न तकाज़ों के हिसाब से फिर दोबारा नया रिकन्स्ट्रक्ट किया इसको। सही है। तो अभी हम थोड़ा सा इसका
ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर मैं आपसे तफसील से पूछूंगा कि इसके पीछे जो आपका सफ़र है उस स्टोरी में क्या क्या चीज़ें आई हैं, और अगर कोई नया आदमी ये चाहे कि लिस्बन में आके कोई कारोबार खोलना चाहे तो 2-4 टिप्स हम बाद में करेंगे। इस वक्त आप बताएं कि यहाँ पे खाने पीने के लिए क्या क्या मिलता है। खाने पीने के लिए सबसे पहले तो हमारे जीवी लोगों के लिए नमकीन चाय ज़रूर मिलेगी इधर हम बनाते हैं। ज़बरदस्त। उसके अलावा जो नॉर्मल हमारे ब्रंच ब्रेकफास्ट यूरोपियन स्टाइल को तो वो हम बनाते हैं। ठीक है। टोस्ट्स होती हैं जिनमें एग्स होते हैं, जिनमें यहाँ के हिसाब से फिर वो फ्रेश जूसेस होते हैं फ्रूट्स के, वो बनानी पड़ती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास फ्रेशली बेक क्रॉसेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये सब हम यहाँ पे सेल करते हैं। और ड्रिंक्स में सब है। ड्रिंक्स में हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको मिलेंगे, हॉट ड्रिंक्स मिलेंगी, फिर आपको अल्कोहलिक ड्रिंक्स यहाँ बेचना पड़ता है। यहाँ का बिल्कुल सही इन्वायरमेंट है ऐसा, डिमांड भी है ना। डिमांड यहाँ का मार्केट ही है। अमन भाई बाकी बातें ऊपर जाके करते हैं इंशाल्लाह या इधर ही करें। आप थोड़ा सा ऊपर विजिट करें, फिर मैं आ जाता हूँ। ठीक है। अभी बर्तन भी धोना पड़ता है ना भैया यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिजी हैं, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। चले जी, तो ये जो है ये ग्राउंड फ्लोर पे ये छोटी सी फैसिलिटी है जिसमें दरवाजे के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, ड्रिंक्स और चाय वगैरह एंजॉय करते हैं। और फ्राइडे का जो मेन्यू है वो भी रखा हुआ है। और सीढ़ियों से जब ऊपर चलते हैं तो ये फैसिलिटी फर्स्ट फ्लोर पे है। और यहाँ पे जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ है वो मैं आपको कवर नहीं करूँगा, बेफिक्र। इम्प्रेसिव चीज़ है वो है यहाँ की क्लीनलीनेस। यहाँ पे अदनान भाई से मेरी बात हो रही थी, तो यहाँ की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो यहाँ पे कोई भी खाने पीने की चीज़ें या कोई भी कारोबार आप करते हैं तो वहाँ पे आपके हाइजीन से लेके बहुत सारी जो नाजुकियाँ हैं कारोबार की उनको इंश्योर करते हैं। तो अभी अदनान भाई आते हैं तो उनसे तफसील में बात। जी अदनान भाई, तो सॉरी मैंने आपको काम से जो है ना डिस्टर्ब कर दिया। अहमद भाई नहीं, क्या मसला है? ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हमारा काम कहानी ये है कि मैं पिछले 4 दिनों से आपके पास यहाँ हूँ, फिर यहाँ से इधर उधर पुर्तगाल के बहुत सारी जगहों में चला गया, लेकिन 4 दिनों में मैंने देखा कि आपके पास हमारे लोग भी आते हैं, उसके अलावा भी कई इलाकों से लोग आते हैं। तो आपके कस्टमर्स हैं कौन एक्चुअली? बिजनेस कस्टमर्स मेरे लोकल लोग हैं, लोकल हैं ज़्यादातर, यूरोपियन। ठीक, यूरोपियन है और लोकल पोर्चुगीज़ सोसाइटी हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग मेरे कस्टमर्स ज़्यादा हैं। ठीक। बाकी हमारे लोग जीबी से या पाकिस्तान से, स्पेसिफिकली गिलगित बल्तिस्तान चित्राल से जो आते हैं, मेरे तरह के मुफ्ताखोर नहीं मुफ्तखोर नहीं है, ये हमारे लोग आते हैं, हमारी मोहब्बत में आते हैं और एक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, एक खुशी के साथ आते हैं कि हमारा भी कोई बंदा यहाँ पे इस तरह का काम कर रहा है। इस खुशी में मिलने के लिए एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। बहुत बड़ी तो बात उनको है। कोशिश करते हैं हम लोग ये अपनी आपका तरफ बड़ापन है, क्योंकि मैंने यहाँ जितना अरसा गुजारा है, ये हफ्ता पूरा जिन लोगों से मैं मिला हूँ जिनका ताल्लुक खास कर गिलगित बल्तिस्तान से है, तो उनमें से किसी एक बंदे ने भी ये नहीं कहा है कि मैं अदनान को नहीं जानता हूँ या हम उधर गए नहीं हैं। वो कहते हैं ये हमारा मीटिंग पॉइंट है। तो मेरे ट्रेवल के दौरान जब तुर्की पहुंचा था तो वहाँ मैंने देखा था कि मीटिंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड करके एक बोर्ड पे लिखा हुआ था। और लिस्बन में आपका ये जो मीटिंग पॉइंट ऑफ जीबियंस मीटिंग पॉइंट ऑफ जीबियंस भी है, और ये हमजा चौक के नाम से ऑलरेडी मशहूर हो चुका है। वो हमारे एक भाई ने इसी तरह वीडियो लगा के ना फेसबुक पे वायरल किया था शायद 1 साल पहले। जी जी, इस वजह से वो वायरल हो गया। ठीक। स्पेसिफिकली कोई ऑफिशियली नाम इसका हुंदा चौक नहीं है, बहरहाल हमारे लोगों नाम इसी तरह पढ़ते हैं उस्ताद। तो बस हमारे लोगों के लिए हमें यह हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे लोग हमें इज़्ज़त देते हैं। मौला करे कि हमें इसी तरह लोगों की खिदमत करने की तौफीक दे और हिम्मत दे, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हर एक भाई को मिले। जितने भी हमारे लोग आते हैं ना, नए लोग, वो गिलगित बल्तिस्तान चित्राल जिस भी कोने से हों, बस इस उम्मीद से अगर यहाँ आते हैं कि भाईजान हमारी ज़बान बोलने वाला, हमारी सकाफ़त वाला
हमें समझने वाला कोई बंदा है, ये सोच के बस अगर मेरे पास आते तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती है। बड़ी बात इससे बढ़ के मेरे लिए और कुछ नहीं होता। बड़ी बात है। अब आते हैं वापस आपके बिजनेस की तरफ। तो मैंने देखा आपका ये जो जगह है, ये 3 फ्लोर्स पे मुश्तमिल है। एक फर्स्ट फ्लोर है, एक जो है ग्राउंड फ्लोर है और एक बेसमेंट भी है। जी। तो मैंने तीनों जगह देखे और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इसको मैनेज किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। ये आपकी शुरू से आदत है या ये यूरोप ने आपको मजबूर कर दिया कि ऐसे रखना है? बस आपका दूसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त। ये देखिए ना, हम एक ऐसी सोसाइटी से आए हुए हैं या एक ऐसे इन्वायरमेंट से आए हुए हैं। मेरे बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो क्लास हायर स्कूल लाइक सेकेंडरी स्कूल मैंने एक HSS गिलगित से पढ़ी है। सेकेंड ईयर मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल गिलगित से किया है। फिर उसके बाद बैचलर्स के लिए मैंने एडमिशन लिया था कराची यूनिवर्सिटी में। वहाँ मैंने 2.5 साल पढ़ाई की और मैं डिग्री छोड़ के यहाँ चला आया। सही है। 2018 में मैं यहाँ चला आया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें टोटली स्ट्रेंज लगती थी शुरू में ना। मुझे आज तक ये नहीं पता था कि जो पेडेस्ट्रियन पे क्रॉस करने के लिए एक सिग्नल वाला ग्रीन बटन होता है, वो मैंने कभी देखा नहीं था। इस्लामाबाद में कहीं वो सिग्नल्स मिलते थे, लेकिन पेडेस्ट्रियन के ऊपर ग्रीन सिग्नल मैंने 2014-15 तक नहीं देखा था। सही है। मुझे मेरे छोटे कज़न ने उस ग्रीन सिग्नल पे क्रॉस करना सिखाया। तो समझ लें अभी जो आपने यहाँ के मजबूरन सीखा, तो वो मजबूरी वहीं से स्टार्ट हो गई। जब मेरे 5 साल के चाचाजाद भाई ने मुझे सिग्नल क्रॉस करना सिखाया, उस टाइम से मैंने अपने जहन में लगा दिया था कि आई हैव टू लिव बाय रूल्स एंड आई हैव टू learn about my rights and I have to learn about my civic responsibility in this society। तो जो कि हमारे वहाँ मिसिंग है, ऑनेस्टली कहीं पे भी पाई नहीं जाती। आप चाहे पाकिस्तान तो दूर की बात है, आप गिलगित बल्तिस्तान में अपने छोटे गांव की भी मिसाल ले ले तो सिविक सेंस नहीं है। सिविक सेंस का मतलब ये नहीं है कि इसने मुझसे बड़ा है सलाम नहीं किया वाला, ये सिविक सेंस नहीं। सिविक सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना, अपने इलाके को, अपने फुटपाथ को, अपनी गली को, अपने रास्ते को ओन करके उससे लोगों को एक रूल के तहत चलाना। जो एजुकेशन उनको सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिलती है, वो मेरा कज़न यहाँ पैदा हुआ है। तो उसको उसी स्कूल से, जब वो 3-4 साल का था, उसी टाइम से पढ़ाया जा रहा था स्कूल में। 6ठी क्लास तक कोई पढ़ाई नहीं करा रहा था उनको। बच्चों का स्कूल क्या था, क्लास 5 तक प्लेग्राउंड था, लेकिन उसमें ये सिखाया जाता था कि एथिक्स क्या हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करें, रास्ता कैसे क्रॉस करना है, रास्ता किसको पहले देना है, अच्छा एनिमल जानवरों का ख्याल किस तरह रखना है, प्रायोरिटी वाले लोगों का, जो बुढ़े हैं 65 साल से माजूर हैं, उनका ख्याल कैसे रखना है, लेडीज़ की कैसे रिस्पेक्ट करनी है, उनको ये सिखाया जाता था। बिल्कुल। तो मैंने वो अपने अंदर मिसिंग किया। ये मैंने आपके स्टोर में भी कुछ साइंस देखे हैं जो इस तरह के लगे कानून में है ना, कानून में। तो और यहाँ इम्प्लीमेंटेड है। ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, जो खासकर कैफ़ेज़ को, जिस तरह का कैफ़े आप चला रहे हैं, तो वो आते हैं तो क्या क्या चेक करते हैं और कितनी मरतबा चेक करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो बहुत कम आते हैं, लेकिन जब एक बार आते हैं ना, वो 10 साल तक दादी याद दिला के जाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो आके आपको बंद नहीं करते हैं पाकिस्तान की तरह, घसीट के मार के सील लगा के ताले लगा के मीडिया ट्रायल्स करके फूकते भी नहीं। वो लोग आपको सिंपल एक काम करते हैं, फ़लान आर्टिकल है, फ़लान रूल है, फ़लान नंबर का सब आर्टिकल है, आपने ये वॉयलेट किया है, इसकी फ़ाइन मिनिमम 500 यूरोज़ है, ये आर्टिकल है, ये फ़लान फ्रिज का नंबर का टेम्परेचर आपने नहीं मिसिंग है, इसके ऊपर फ़ाइन इतना है। 4, 5, 10 जब एक साथ हो जाते हैं ना, पाकिस्तान में 25-30 लाख का फ़ाइन आ जाता है। फिर हमारी अगली दफ़ा वो सोच के भी नींदें उड़ जाती हैं कि भैया कहीं मैंने टेम्परेचर आज लिखना भूल तो नहीं गया हूँ। तो वो एक बार आते हैं 2 साल में, साल में एक बार, लेकिन जब भी आते हैं सरप्राइज़, पता नहीं चलता है कि ये कोई बंदक। और हमारे वहाँ जैसे नहीं आते हैं सायरन ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी में ग्रीन नंबर प्लेट में हाथ में वाकी टाकी पकड़ के यूँ चलते हुए, डेट इज़ जाहिल लोग इस तरह आते हैं। यहाँ पे मेट्रो में आता है गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी उबर की गाड़ी बुक करके टैक्सी में आता है या साइकिल पे आता है, ऊपर काउंटर के ऊपर आके पहले तो एक आराम से आपसे बात करता है,
फिर आपसे ये कहता है कि भाई आपको पहले सबसे पहले अपना बेच दिखाता है, मैं फ़लान डिपार्टमेंट से हूँ, आज मैं आपके यहाँ की सेल्स का जो POS मशीन है वो चेक करने आया हूँ, कहता है। या कहता है कि भाईजान मैं आज यहाँ पे आपका फूड एंड हाइजीन का ये चेक करना है। वो इंस्पेक्टर सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक। फिर उसके बाद मुझे मैंडेट दिखाएगा कि वो किस रीज़न से आया है, फिर वो उसके बाद मुझे स्पेसिफिकली वो जिस काम के लिए आया है वो करेगा। अगर वो टैक्सेशन अथॉरिटी से है तो मेरा कंप्यूटर, POS मशीन, इनवॉइसिंग ये चेक करके वहाँ पे कमियाँ बेशियाँ हैं तो वो मुझे दुरुस्त करने के लिए कहेगा और टाइम देगा कि इतना टाइम है, ये दुरुस्त करके रिपोर्ट मेरे पास जमा करा दो। अगर मैं वो रिपोर्ट टाइम पे जमा करा तो अपनी चीज़ें ठीक करता हूँ तो कोई फ़ाइन नहीं लगता। अगर मैं उसको इग्नोर करता हूँ और वो मेरी कोई टैक्स चोरी पकड़ता है, सिंपल वो बात कुछ नहीं करता, मेरा काम चलने देता, वो बिज़नेस करो। फिर वो जो नोटिफिकेशंस लिख के मुझसे साइन लेके जाता है ना, उसके बिहाफ पे महीने 2 महीने बाद फ़ाइन इस तरह का भेजता है कि फिर हमें अपना पूरा हिस्ट्री साफ करना पड़ता है। सही। एक ये हो गया। दूसरा फूड एंड हाइजीन, एलर्जीज, इन चीज़ों पे बड़ा यहाँ पे ये कोई बहुत ज़रूरी है लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ बताना। ही नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी, कोई प्रोडक्ट मैंने सुपरमार्केट से ख़रीदी है यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मीट ख़रीदा, मीट की वैलिडिटी कितने दिनों की है वो बाकायदा पर्ची पे लिख के उस टॉपरवेयर जिसमें मैं मीट रखता हूँ फ्रिज में, उस पे लगा के रखना ज़रूरी है। हर 3 महीने में इंश्योरेंस कंपनी जो ये सारी चीज़ें मेरी HACCP का जो डोज़ियर हैंडल करते हैं वो आते हैं, चेक करते हैं, वो अगर कहीं पे कुछ मिसिंग है तो वो इंडिकेट करते हैं कि ये करना, फ़लान टाइम पे गवर्नमेंट के इंस्पेक्शंस वाले आते हैं तो वो आके ये ज़रूर चेक करेंगे। और एग्जैक्ट होता भी वही है कि गवर्नमेंट के इंस्पेक्शन वाले यहाँ पे बोलते हैं, वो एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है अज़ाई बोलते हैं, अथॉरिटी ऑफ द अथॉरिटी सिक्योरिटी ऑफ फूड इकोनॉमी एंड सेफ्टी, ठीक है। उसके 2 इंस्पेक्टर्स आते हैं, एक आपको कहता है कि यहाँ बैठे रहो आराम से, और कहता है कि कितने फ्रिजेज़ हैं, कितने फ्रिज हैं, इस फ्रिज का फलान नंबर, ये पहले नंबर का फ्रिज है, हाँ इसमें क्या क्या रखते हो, ये चीज़ें रखते। ओपन करता है, फिर देखता है कोई एक्सपायर्ड चीज़ तो नहीं है। एक एक्सपायर्ड चीज़ अगर उसको मिली 1000 यूरोज़ का फाइन है, पाकिस्तानी 3 लाख रुपए का। अगर मेरे पास 1 दर्जन केले, फॉर एग्जांपल 1 दर्जन अंडे हैं, 1 दर्जन अंडे हैं, अंडे के ऊपर यहाँ एक्सपायरी डेट प्रिंट होती है। सही। अगर उन 1 दर्जन अंडों में 12 अंडों में 1 अंडा एक्सपायर है तो 1000 यूरोज़ का फाइन। 1000 यूरोज़ का फाइन। यहाँ पे फूड की क्वालिटी पे और लोगों की सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक, सही है। और दूसरा, कोई ड्रिंक्स है, कोई ड्रिंक्स हैं, अगर उस पे एक्सपायरी डेट लेबल नहीं है या टैक्सेशन अथॉरिटी का सील नहीं लगा हुआ है तो फी बोतल के पीछे, चाहे वो अल्कोहलिक बेवरेज है या नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है, 1500 यूरो का फाइन है। 1500 यूरो, ये तो मतलब पर बोतल। आंसू निकालने वाली चीज़ है। सिंपल सी बात है ना कि आप इलीगल आइटम जो कस्टम से, अथॉरिटीज से सर्टिफाई होके, अप्रूव होके आपके पास नहीं पहुंचती है, उसके अलावा कोई भी आइटम आप, फॉर एग्जांपल मैंने पानी भर दिया, इसे भर के वो सेल किया, वो नहीं कर सकता हूँ। उस बोतल के नीचे कंपनी का नाम होता है, कंपनी का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, लाइसेंस नंबर होता है और सील होता है। हाँ, और सील होता है। और वो अगर वो वहाँ पे नहीं है, उस बोतल के ऊपर कुछ भी नहीं है तो मैं बेच नहीं सकता। सही। अच्छा, मैं नीचे बेसमेंट में जा रहा था तो उधर एक छोटा सा कमरा देखा, उसमें एक सोफ़ा रखा हुआ है और एक मैट्रेस रखा हुआ है। वो कमरा किस लिए बना हुआ है? वो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, मेरे पास 2-3 काम करने वाली जो लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, उनके ब्रेक आवर में रेस्ट के लिए रूम है वो। क्या बात, ऑब्लिगेटरी है वो। और ये भी चेक करते हैं वो? हाँ, वो करते हैं भाई, उसमें लॉकर लगा है, उसमें आपकी जितने एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी कैपेसिटी जितनों की है उतने लॉकर्स होने चाहिए। उस लॉकर के अंदर हर एम्प्लॉय की अपनी चाबी होती है, पर्सनल आइटम्स रखने के लिए ड्यूरिंग द वर्क आवर्स, मोबाइल फ़ोन होता है, कोई सोने की घड़ी होती है, जो भी होता है वो उसके अंदर रख सकता है। ठीक। उसके बाद 8 घंटा वर्किंग आवर्स हैं, उसके बीच में 1 घंटा ब्रेक का होता है। उस 1 घंटे में, आधे घंटे में वो एम्प्लॉय खाना खाता है, आधा घंटा रेस्ट करता है, नहीं 1 घंटा पूरा रेस्ट करता है, वो उसकी मर्ज़ी है।
तो उस 1 घंटा वो आपके बाहर जाके कहीं घूम फिर के भी गुजारे, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर वो रेस्ट करना चाहता है तो द ऑनर और द कंपनी मस्ट प्रोवाइड प्लेस टू रेस्ट, तो वो उस पर्पज़ के लिए बना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इलाकों से बहुत सारे लोग जैसे कि मैं भी थोड़ा फेसबुक का एक अकाउंट चलाता हूँ, तो मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं और वैसे भी लोगों से मुलाकातें होती है, तो हमारे वहाँ एक क्यूरियोसिटी होती है कि लोगों की जो ख़ासकर यूथ है उनके अंदर एक ये अर्ज बहुत ज़्यादा है कि हम किसी तरह यूरोप की तरफ या अमेरिका की तरफ या इन इलाकों में वस्ट की तरफ निकलें। तो उसमें 2 तरह के लोग हैं, एक तो लीगल किसी तरीके से आने की कोशिश करते हैं जिसमें स्टूडेंट वीज़ा हो गया, कोई ट्रैवल टूरिस्ट वीज़ा हो गया, ये लेके आते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इल्लीगल रास्तों से आने की कोशिश करते हैं। तो कोई डंकी वाले या इस तरह के मतलब ख़तरनाक जो अपनी ज़िंदगी को भी रिस्क में डाल के और अपने बहुत सारे पैसे खर्च करके 20 लाख 30 लाख रुपए इधर उधर से कर्जा करके किसी एजेंट के हथे चढ़ के, तो ये चीज़ें भी होती है। तो इनको आप कैसे यूथ को कैसे क्या चीज़ अपडेट करोगे, क्या इन्फॉर्म करोगे कि जब किसी को इस तरफ आना हो तो उसके जहन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किन कंडीशंस में लोगों को इधर आने की कोशिश करनी चाहिए और किन कंडीशंस में नहीं करनी चाहिए? इसमें सबसे पहले मेरी जो सजेशन होगी वो हमारे वहाँ एजेंटों का माफिया जो है, कंसल्टेंट्स बैठे जो हुए हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला काम। ज़बरदस्त। इंटरनेट का ज़माना है, सही है अहमद भाई। हर लड़का हर लड़की जो यंग जनरेशन 90s की, जो हमारे क्लास फेलोज के हैं, हमसे जूनियर्स के हैं या हमारे एज फेलोज हमसे थोड़े सीनियर के हैं, हम भी उन्हीं की तरह के लोग थे जो 2018 में हम लोग आए। 22-23 साल की उम्र में लीगल वीज़े पे आए हूँ। चलो आप ये कह लें कि मेरी ऑलरेडी फैमिली यहाँ पे थी, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेवरेजेस थे। ओके, मैं मानता हूँ, तो मैं आ गया। अदर दिन भी हमारे यहाँ GBC की हमारे कोई 100 से 150 की कम्युनिटी है, वो कैसे आए थे? उनमें भी 2 डेंकी वाले भी हैं हमारे भाई, सही। बट आई वुड नेवर सजेस्ट समवन टू फॉलो दैट लाइन। कभी भी ना करें। बिल्कुल पहली बात। मेरी भी यही बात। इससे सबसे पहले तो आपकी अपनी लाइफ रिस्क में पड़ जाती है। सबसे पहले आपकी अपनी लाइफ रिस्क में पड़ जाती है, और दूसरा आप अपने इलाके को, अपने मुल्क को बदनाम करते हो। यही चीज़, इसी और चीज़ पे मैं भी तीसरी बड़ी चीज़, जो भी इमिग्रेशन लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, आप एक्चुअली पाकिस्तान से या कहीं से भी आता है कोई भी बंदा, डंकी समंदर के रास्ते या पैदल सफ़र करके आता है, वो सबसे पहले यूरोप के बॉर्डर्स में घुसने के बाद, किसी भी मुल्क में जाने के बाद, सबसे पहला काम क्या करता है? कहता है कि भाईजान मेरे पास आइडेंटिटी शिनाख्त ही नहीं, मैं पाकिस्तान का हूँ लेकिन मेरी जान को ख़तरा है वहाँ पे, इसलिए मैं आया हूँ। ये हो गया डंकी वाला, झूठ बोलता है। सही। सबसे पहले ये चीज़ क्या करती है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म कर देती है। यहाँ के लोग आपको थर्ड वर्ल्ड कंट्री के झूठे सिटीजन्स कंसीडर करते हैं, इसलिए आज पाकिस्तानियों की रेपुटेशन दुनिया भर में आप देखते हैं। बिल्कुल। इसीलिए मैं अपने नॉर्थ के GB के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि कभी भी ये रास्ता फॉलो ना करें। इंस्टेड क्या करें? यूरोप में रिसर्च करके देखें, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, इटली हो, फिनलैंड हो, नॉर्वे हो, डेनमार्क हो, स्वीडन हो, पोर्चुगल हो, स्पेन हो, जितने भी ये कंट्रीज़ हैं यूरोपियन, स्किलफुल बंदों की यहाँ कमी है। यहाँ पे प्रोफेशनल लोगों की कमी है। रीज़न, इनकी यंग पॉपुलेशन बहुत कम है। इनको इमिग्रेंट चाहिए, लेकिन कोई अनस्किल्ड बंदा नहीं चाहिए। आप भेज दें, सिंपल सी बात यह है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स का काम सीधा रखें, सर्टिफाइड अपना स्किल दिखाएं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में दिखाएं, ऐप डेवलपमेंट में दिखाएं, आप अपने यूनिवर्सिटीज़ के उसमें प्रोफेशनल उसमें, इवन आप कोई सर्टिफाइड प्लम्बर भी है तो आप एग्जैक्टली दैट्स इट। टाइल मेकर आप मुझे ला के देना, कोई काबिल टाइल मेकर आप मुझे पाकिस्तान से ला के दें,
अगर मांग है उसकी, हाँ। वो यहाँ सेटल ना हो तो फिर मुझसे बात करें। तो अदनान भाई बहुत मज़ा आया, और कोई लास्ट चीज़ जो आप खुद बताना चाहते हो जो मैं पूछना भूल गया हूँ? स्पेशली ये मैसेज होगा हमारे नॉर्थ के जीबी के लोगों के लिए। एक्साइटमेंट में यूरोप के यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, सबकी जो इंस्टाग्राम स्टोरीज़, फेसबुक स्टोरीज़ या घूमने फिरने की तस्वीर होते हैं, ये देख के रैपिड डिसीजन लेके यूरोप आने का गलती ना करें। करें। रिसर्च करें। सबसे पहले देखें कि आपकी साइकोलॉजी यूरोप के किस मुल्क में फिट होती है, आप किस अयाशी के आदी लोग हैं वहाँ पे, और यहाँ पे आके क्या क्या करना पड़ेगा, क्या चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ये चीज़ लाजमी है। बिल्कुल सही। दूसरा, खुदा के वास्ते, अल्लाह ताला के वास्ते, एजेंटों के कंसल्टेंट्स के हाथों न चढ़े। ज़बरदस्त पैगाम है। उनके हत्थे चढ़ने का मतलब है एक बंदे की पूरी लाइफ की इन्वेस्टमेंट ज़ाया होना। वही काम आप खुद करेंगे ना, वही पैसा अपने अकाउंट में लेके यहाँ आ सकते हैं आप लोग। सही। बट द थिंग इज़, थोड़ा सा टाइम ले लें, प्रॉपर काम करके अपनी चीज़ें और अपने डॉक्यूमेंटेशन सीधी रखें। बिल्कुल। दुनिया में आप वहाँ रहें या यहाँ रहें, आपको अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए और कामयाब होने के लिए कम से कम 5 से 10 साल का मुसलसल मेहनत, उसके बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती। और अदनान आज जिस मुकाम पे जिस तरीके से बैठे हुए हैं, इनकी जो लाइफ स्टोरी है वो इससे ज़्यादा हार्ड है, तो वो फिर किसी और दिन। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।